देखिए चुप हो जा। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, मैंने कल पढ़ाया भी था कि भारत का जो पार्टीशन हुआ, चैप्टर 10 है हिस्ट्री का, उसमें जो भारत का जो बंटवारा हुआ, डिवाइड हुआ भारत, उसमें क्या क्या हुआ, कितने अत्याचार हुए दोनों तरफ की जनता पर। कौन बच्चा बताएगा डेट क्या थी वो? भारत और पाकिस्तान के बंटवारा का डेट क्या था? नवंबर। तब तक तो 2-3 लाख आदमी कट भी गए। बताओ। जून में हुआ था, 3 जून 1947। हाँ, ये तो छोटी बात है, कोई भी जानता है, इसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा हाँ, 3 जून। अरे तो लिंक तो ज्वाइन तो कर बेटे, कब से भेज रखा है? देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना ही सबसे बड़ी समस्या थी। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखना भारत की सबसे बड़ी चैलेंज थी। और मैंने आपको ये भी बताया कि भारत में एक मिशन आया था जिसका नाम आप लोग शायद अच्छी तरह जानते हैं, हम तो भुलक्कड़ हैं। शाबाश। ईयर 1946। गुड गॉड। 1946 में भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था, उसी ने भारतीयों को कहा कि आपको हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दें। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का इलेक्शन कराया गया। ठीक है, इसका मतलब यह था कि भारत का जो संविधान लिखा जाना था, पूरा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता, उसको लिखने वाले लोग कौन होंगे? किसी भी आदमी को तो नहीं कह सकते। एक सेकंड रुको भाई, इसका लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा, क्या नाटक है ये? 1 मिनट बेटा रुको। तो आप लोग को याद ही होगा भारत में कितनी जनसंख्या पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट रखी गई थी, तुम बताओ। कितनी जनसंख्या पे संविधान सभा का एक सीट डिक्लेयर किया गया कि इतनी जनसंख्या पे एक आदमी उस सीट पे खड़ा होगा? याद है? 10 लाख। बिल्कुल, कल बताया तो था, ये तो सिंपल सी बात है। 10 लाख पीपल के ऊपर लोग, मतलब कि एक सीट होती थी जिसपे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से या दलों से लोग खड़े होते थे इलेक्शन। ठीक है, अब उसमें भी क्या था, सबसे अधिक कांग्रेस को ही ये सीट मिली। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या संविधान सभा में सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के सदस्य शामिल हुए। इसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे और भी छोटे मोटे पार्टियों के कुछ सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक या फर्स्ट जो मीटिंग बुलाई गई, पहला जो हुआ, और आपने फोटो देखी होगी जिसमें ये अभी स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही है पार्लियामेंट का, संसद भवन का। ठीक है, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं सब लोगों को। ये था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। क्लियर? इसके बाद धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया, संविधान लिखा गया। तो सबसे पहले बात हुई कि संविधान में क्या हो, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत करने की बात की गई, असमानता जो थी उसको खत्म करने की बात की गई, इनइक्वालिटी को। फिर बाद में मुद्दा आया कि लैंग्वेज क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हुई। तो ये कह दिया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी रहेगा और कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश होगा, लेकिन हर राज्य सरकार को, हर स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया कि वो अगर अपने राज्य में अपनी क्षेत्रीय भाषा में काम करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, ऐसा कानून बना सकते हैं। कोर्ट में नहीं, ऑफिसों में। देखिए अभी भी है। हाँ, इसमें हमारे संविधान का जो सबसे मेन जो मुख्य विशेषता है वो भारत में मौलिक अधिकारों का है, फंडामेंटल राइट्स का। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स के। चिंता मत करिए, कॉम्पिटिटिव बैच स्टार्ट हो रहा है ये मंडे से।
पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पिटिटिव पढ़ाया जाएगा, जो भी चीज सब कॉम्पिटिटिव चीजें पढ़ाई जाएंगी। टाइम का कुछ भी अभी डिसाइड नहीं हो पाया। वही इशू होगा कि हर दिन एक बंदे का टाइम काटा जाएगा, जो आ सकता है आ जाएगा और जो नहीं आ सकता है वो घर से लेगा। देखिए इसमें एक चीज और है कि लैंग्वेज क्या हो। अब सबसे पहले बोला गया कि राष्ट्रभाषा बना दी जाए हिंदी को, नेशनल लैंग्वेज की बात हुई तो, और एक नेशनल रिलीजन की बात हुई। कुछ लोगों ने कहा कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान का नेशनल रिलीजन या राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, तो इंडिया का भी कर दो भाई, हिंदू राष्ट्र हम कर देते हैं। हम लोग ये जो हिंदुस्तान बना, यहाँ पर हिंदू थे नहीं के आधार पे, और पाकिस्तान मुसलमानों के आधार पे। हेलो, बाय, गुड इवनिंग, हटाओ और फिर जाते समय लगाओगे। अरे पहले निकल तो जाओ। आप नहीं लगा जाते समय कैसे लगाएंगे? उसको इतना ही आता है। करिए वो जितना आता था। हो गया। हुआ क्या, सब लोगों ने बोला भारत की भाषा तो हिंदी होनी चाहिए, लेकिन इसमें फिर साउथ इंडिया वाले बोले, तो इसी बात पे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मलयालम कहाँ की भाषा है? पक्का कन्नड़ और तेलुगु और तमिल तो आपको पता है। शाबाश, लग रहा है आलू पराठा खाए। तो पढ़ा लो ना आलू पराठा। हम भी अभी वही खाए ना, इसीलिए इसका पढ़ाई हमने नहीं खाया है। भुक्खड़ कहीं की, देखो खाया ही नहीं है, इसीलिए तो करे भुक्खड़। जिसको नहीं खाते वही तो भुक्खड़ है ना, जो खा ले फिर तो पिट्टू। या पढ़ा लोगे या फिर खाओ, खिला दे आके बाहर निकल के। बहुत अच्छा टेस्टी आलू पराठा था, ठीक है, घी था क्या। तो उसमें क्या हुआ, साउथ इंडिया के लोगों ने, जो तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम बोलने वाले थे, उन्होंने कहा कि हम इस भाषा को, हिंदी तो हमारे देश की, हमारे राज्य की जनता तो बोलती ही नहीं है, आप इसको नेशनल लैंग्वेज की बात कर रहे हो बनाने की। नेशनल लैंग्वेज कैसे बनाया जा सकता है इसको? इस बात पे विवाद हुआ। तो ये जो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा ना बना करके केवल प्रशासनिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज बना के छोड़ दिया गया, आधिकारिक भाषा जिसको कहते हैं। थोड़ा सा एक रिपीट करा दिया। 3 लिस्ट के बारे में बताया था आप लोग को मैंने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, केंद्र सरकार, वो आते हैं विषय। स्टेट गवर्नमेंट में वो लिस्ट में वो बातें आती लिखी रहती है जिसपे राज्य सरकार, और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। लेकिन कभी विवाद हो जाए कि किसका कानून माना जाएगा, अगर कभी ऐसा हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था, उसकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कि कैसे लिखा जाएगा। तो उसके चेयरमैन हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। याद है आपको? उसके बाद जब हमारा संविधान बनाने का काम प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो भारत में ये समस्या हुई कि भारत और पाकिस्तान तो अलग अलग हो गए, लेकिन भारत के अंदर भी नवाब या मुस्लिम राजाओं के या हिंदुओं के भी छोटे छोटी बहुत सारी रियासतें या प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे रजवाड़े राजा थे। कोई चाहता था इंडिया में शामिल होना, कोई कहता था हम नहीं शामिल होंगे, हम आजाद होके रहेंगे। ये समस्या पैदा हुई। तो किस तरह से, एक चैलेंज ये था इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने, आजाद भारत के सामने, कि इन सभी छोटे छोटे जो रियासतें थी या प्रिंसली स्टेट थी, इनको भी इंडिया में शामिल किया जाए। ठीक है, अब देखिए वो कैसे हुआ। इसके लिए सबसे बड़ा जो योगदान था, इसके लिए जो कमेटी बनाई गई ना, जो कमेटी थी उसके हेड जवाहरलाल नेहरू थे, और एक सब कमेटी जो बनाई गई थी इन प्रिंसली स्टेट्स का या देसी रियासतों का, उसके हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सारी रियासतें तो मान गई धीरे धीरे एक एक करके। 3 की मैं कहानी बताऊंगा, केवल 3 का। जो कि नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। ठीक है, आज जहां पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश दिखता है आपको, उसको हैदराबाद रियासत कहा जाता था। वहां का जो नवाब था उसका नाम था निजाम, उसको निजाम कहते थे। वो अपनी जनता पे बहुत ही अत्याचार करता था। वो कहता था कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे और नहीं तो आजाद रहेंगे, इंडियन गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे। उसके पास बहुत बड़ी सेना भी थी, लेकिन वहां की जो जनता थी, किसान थे, वो चाहते थे कि हम भारत में शामिल हो।
बड़ी समस्या हुई। वो बहुत कुछ करने के बाद भी नहीं माने, तो इंडियन आर्मी भेज करके दबाव बना करके फिर निजाम से पूरी साइन कराया गया और तब पूरा हैदराबाद रियासत भारत में शामिल हो गया जबरदस्ती। उसके बाद गुजरात में जूनागढ़ एक रियासत थी, वहां का नवाब कहता था हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, वहां पर भी आर्मी भेज के दबाव बना करके उसका कर दिया गया। ठीक है। और तीसरा था कश्मीर। कश्मीर में हिंदू राजा था जिसका नाम था महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह कहते थे लास्ट समय तक है कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे और ना ही पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम आजाद रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, 1947 में ही जब वहां के जितने भी आतंकवादी या जो घुसपैठिए थे पाकिस्तान के, उनको वहां पाकिस्तानी आर्मी भेजने लगी और अधिकतर इलाकों पे कब्जा कर लिया, मार काट मचा दिया उन सबों ने। तो उन्होंने कहा भारत सरकार से कि आप हमारी मदद करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि देख बेटे मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा नहीं, अगर तुम पूरा का पूरा कश्मीर भारत के नाम कर दो, कहो कि आप मेरे में विलय करना चाहते हो, तब हम आपकी मदद करेंगे। तो उसने बोला कि हम हो तो जाएंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या, कि हमको एक अलग तरह की स्वायत्तता या ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, मतलब आप और राज्यों की तरह नहीं, हमको अपना कानून बनाने का अधिकार, अपना शासन खुद चलाने का अधिकार आपको देना पड़ेगा, बेशक हम कहे जाएंगे कि भारत के ही राज्य। तो मान लिया गया। आपको पता है आर्टिकल 370 जो था, पूरा जम्मू कश्मीर का संविधान था, उसका अपना एक अलग संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन माना गया, इंडियन आर्मी भेजी गई। लेकिन अभी जितने इलाके तक कब्जा कर लिया था पाकिस्तानियों ने, ठीक है, उसको दोबारा नहीं लिया गया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वही दिखता है जो ऊपर वाला है, समझ रहे हैं। 1947 में उतने इलाकों पे वो कब्जा कर चुके थे। दूसरा कौन सा था स्टेट? जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत और ये कश्मीर। जूनागढ़ क्या? गुजरात में एक जगह था, अभी जिला है गुजरात में, तो छोटी रियासत थी, वो कहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, उसका जो नवाब था। उसके बाद 1975 के करीब में सिक्किम, आप देखते ही राज्य हमारा, तो सिक्किम में चौग्याल वंश का, मतलब चौग्याल राजा था, वो मानता ही नहीं था कि हम शामिल होंगे, भारत में शामिल होने की वो राजी ही नहीं होता था। तो किसी तरह दबाव बना करके सब कुछ करके उसको भारत में शामिल किया गया। ठीक है। उसके बाद दो और यूनियन टेरिटरीज का मैं नाम लूंगा, एक है आपका गोवा जो कि स्टेट भी हो गया अब, और दूसरा है आपका पांडिचेरी। पांडिचेरी पे फ्रांसीसियों का अधिकार था। ठीक है। आजादी के बाद भी बहुत दिनों तक ये थे, तो इन्होंने तो भारत सरकार के कहने पे ये खुद छोड़ के चले गए, ये पांडिचेरी हम लोग ने यूनियन टेरिटरी बना दी। लेकिन गोवा में पोर्तुगीज, आपको पता है ना, 1498 1498 में पुर्तगाल से कौन आया था? वास्को डी गामा। और 1510 में 1510 में अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क नाम का जो पोर्तुगीज या पुर्तगाली जो गवर्नर था, कमांडर था, उसने गोवा को जीत लिया और तब से गोवा उनकी राजधानी रही। 1960 1960 तक, 1947 में आजादी मिली थी ना, मैंने कि 13 साल तक आप समझ लीजिए गोवा उन्हीं के कब्जे में था। वो कहते नहीं थे कि हम इंडिया में शामिल होंगे या इंडिया का कोई अधिकार है, पुर्तगाल सरकार कहती थी हमारे ही है। तो फिर भारत माता की जय बोलते हुए हमारे सैनिक लोगों ने लत्तम जुत्ती की, भगाया उनको मार के, फिर गोवा हमारा हुआ 1960 में। ठीक है, चलिए सबसे लास्ट में यही हुआ था। सबसे लास्ट में ये एक क्वेश्चन भी है बेटा, सबसे पहले कौन ऐसे लोग थे जो सबसे पहले भारत में, तो पोर्तुगीज सबसे पहले भारत में आए थे, यूरोपियन, और सबसे लास्ट में भी ये गए थे। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत बार आता है पेपर में। मैंने ये भी बताया था कि अब स्टेट बनाने की बात हुई, कौन सा स्टेट कब बनेगा किस आधार पे, कल मैंने भी समझाया था। तो बात हुई कि लैंग्वेज के आधार पे, जो जिस लैंग्वेज को बोलते हैं उस लैंग्वेज वालों के लिए एक स्टेट बना के दे दो आप। इस बात पे बड़ा विरोध हुआ। तो याद है कौन थे आंध्र प्रदेश के जो 52 या 54 दिनों का उपवास किए थे और मर गए थे, जिसके कारण आंध्र प्रदेश बना? श्रीराम पंतुलू, है ना, पोत्ती श्रीरामुल्लू, हाँ पोत्ती श्रीरामुल्लू। ये तेलुगु भाषी थे, ये पिक्चर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही होगी। इन्होंने बहुत दिनों का उपवास किया और ये मर भी गए, जिसके चलते बहुत ज्यादा दबाव बना सरकार पे, और भाषा के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का ही गठन हुआ था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से बेटा 2013 में अभी तेलंगाना राज्य अलग हुआ है। फिर वो जैसे स्टेट बने तो लैंग्वेज के बेस पे बने? नहीं, बता रहे।
1 अक्टूबर 1953 को हो गया था, 1953 को, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखना। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको कि बेटा इंग्लिश में कहते हैं, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, आपको दिख रहा होगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। वो ये देखता था कि कोई भी जो राज्य अब बनेंगे, नए राज्य बनेंगे, कुछ इलाकों को जोड़ के राज्य बनाया जाए, एक बड़े इलाके को तोड़ के 2 राज्य बनाया जाए। तो इसके लिए एक ग्रुप तो होना चाहिए ना जो इस पे रिसर्च करे और सरकार को इसके हिसाब से रिकमेंडेशन दे, सिफारिश दे। तो ये था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था। ये 1956 में इसने पहली रिपोर्ट दी और इसने कहा कि रिकमेंडिंग द रीड्रॉइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंसेस बाउंड्री टू फॉर्म कॉम्पैक्ट प्रोविंस ऑफ आसामीज, बंगाली, उड़िया जो होता है उड़ीसा में, तमिल, मलयालम, कन्नड़ एंड तेलुगु स्पीकर रिस्पेक्टिवली। द लार्ज हिंदी स्पीकिंग region of North India was also to be broken up into several states. A little later in 1960, the year नहीं दे रखा, एक सेकंड। चलो ठीक है, इसमें उतना डीपली नहीं है, मैं फिर बता दूं आपको। आसाम से ही ये जो मणिपुर, मेघालय, नागालैंड जितना ही निकला हुआ है। पश्चिम बंगाल से ये सिक्किम तो लगता, पश्चिम बंगाल अलग था। बिहार से झारखंड 2 स्टेट हो गए। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं और पहले की बात करता हूं। मैसूर राज्य नाम था पहले, मैसूर, जिसका नाम बदल के कर्नाटक किया गया। ठीक है, पहले मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था पूरे तमिलनाडु को, जिसको कि तमिलनाडु बना दिया गया नाम उससे, मद्रास प्रेसिडेंसी। उसके बाद त्रावणकोर स्टेट कहा जाता था केरला को, जिससे कि केरला बन गया। मैसूर था, जिससे कर्नाटका बन गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे और मध्य प्रदेश भी आता था। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत बना दिया गया। मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रांत तो था ही सर, मध्य प्रांत पहले से था। मध्य प्रांत था, उसको मध्य प्रदेश बना दिया गया और बाद में 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ। संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहा जाता था। 2000 में ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। ठीक है, और बिहार, झारखंड और बिहार को एक साथ बिहार प्रांत कहा जाता था। ठीक है, तो उससे झारखंड 2000 में 3 स्टेट बटे थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल कहा जाता था, अब उत्तराखंड नाम हो गया, और बिहार से झारखंड, याद रखिएगा इस बात। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गुजरात और महाराष्ट्र 2 थे, तो महाराष्ट्र अलग हो गया, गुजरात अलग राज्य बना दिया गया। जो मराठी बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र हो गया, जो गुजराती बोलते थे उनके लिए गुजरात हो गया। राजस्थान शुरू से राजस्थान था। उसके बाद विवाद हुआ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का। तो इनको बांट करके जो लोग पहाड़ी इलाके वाले थे, हिमाचल प्रदेश पूरा पहाड़ी पड़ता है, चंडीगढ़ से जैसे ही आप शिमला की तरफ बढ़ेंगे ना, तो सीधे फिर पहाड़ियां स्टार्ट हो जाती ऊपर। तो जहां से पहाड़ी स्टार्ट हुई, हिमाचल प्रदेश स्टार्ट। ठीक है, जो लोग हिंदी भाषी थे, जैसे कि हरियाणा में सब लोग हिंदी बोलते हैं, तो इनके लिए हरियाणा बना दिया गया। और जो लोग पंजाबी भाषा बोलते थे, क्योंकि आप है ना करनाल के बाद अगर बात करेंगे तो बिल्कुल प्योर पंजाबी हो जाते हैं सारे, ठीक है, तो उनके लिए पंजाब बना दिया गया। अब बात ये आई कि जो स्टेट बना दिए गए या जो भी देश ये बना, तो देश तो बहुत गरीब था, ना तो किसानों के पास सिंचाई के साधन थे, ना तो इतनी इंडस्ट्री थी, कुछ भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, सारे बच्चे करते। तुम्हारी है ना, वही मैं कहे कि इसको कैसे, मैं इसकी कॉपी उठा के ले आई। देखिए जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत के मंदिर ये डैम और बांध है।
ये जितने भी नदियों के ऊपर डैम बनाए गए, उससे जहां पर भी पीने का पानी का सप्लाई करना तो सप्लाई किया गया, साथ ही साथ नहरें या कनाल बना करके खेतों की सिंचाई की गई। क्योंकि हम लोग जब आजाद हुए तो सबसे पहले तो पेट होता है। अगर सब आप मान लो काम कर रहे हो, किसी भी रोजगार में लगे हो, आपको खाना ही नहीं मिलेगा तो और चीज का आपको क्या करना है, पहले तो भोजन चाहिए ना। तो हम लोग अपने देश की जनता को भोजन भी पूरा नहीं करा पाते, तो सरकार ने सबसे पहले सोचा कि अनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले डैम्स, ये जितने भी थे नहरें, ये सब बनाई गई। तो हम लोग का इसके लिए क्या हुआ, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब सरकार बनी, देश बना, देश आजाद हो गया, तो जरूरत हुई कि देश के विकास के लिए प्लानिंग या योजनाओं का निर्माण भी किया जाए, ठीक है। इसके लिए प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक है। वो प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता था, चेयरमैन होता था, उसको कहते, वो प्रधानमंत्री होता था। जो प्राइम मिनिस्टर देश का होगा वो उसका अध्यक्ष या चेयरमैन होता था। और उसके बाद और भी से मेंबर होते थे। वो लोग क्या करते थे, हर डिपार्टमेंट से क्या क्या जरूरत है, डिमांड है, वो लेते थे और उस हिसाब से 5 ईयर प्लान बनाते, 5 सालों के लिए योजना बनाते थे और 5 सालों में उस हिसाब से काम करना होता था। अब उस प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया है और 2014-15 से अब उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया। बेटे सरकार किसी की भी आए, जनता की तो सरकार होती ही नहीं है, जनता को तो बेवकूफ ही बनाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे बेटा कि बस आपके पापा को काम मिलता रहे, हमारा भी दाल रोटी मिलता रहे, यही बड़ी सरकार सब। अखिलेश यादव को वाह दुर्भाग्य राजनीति का। समाजवादी पार्टी या सपा के है ना, जो हेड था मुलायम सिंह यादव, उसका बेटा, साइकिल वाला, साइकिल छाप उसका है, मतलब कि चुनाव चिन्ह साइकिल। उसके साथ बहुत सारे मुस्लिम लोग, तो मुस्लिम तो होंगे ना बेटे, जब हिंदू बीजेपी लेके चल रहा है तो। बीजेपी आ रही, चिंता मत करो, कहीं से भी जुगाड़ लग जाएगा। हमने क्या चिंता है भाई, हम तो आजाद कराएं देश को पहले, योजना चलो हटाओ, तुम लोग अभी सरकारी बना लो। देखिए एक सेकंड यार, मैं देख लूं उसके बाद कर। कुछ भी आए बेटे, कोई भी आए बेटे, हमें तो कोई मतलब नहीं उससे। आप किसको वोट डालोगे? मैं तो डालता ही नहीं किसी को, क्या जरूरत है डालने? वोटर आईडी नहीं है, करवा बंदर है। बिहार की है ना, कहीं की भी हो, तो वहां की है तो यहाँ बनने में कितना टाइम लगता है? बनवाओ, कुछ करना भी नहीं है, केवल फोन कर देना, बना के कर दे देंगे, ऐसा है सिस्टम अपना। हाँ जी हाँ, क्योंकि आपके जीजा लोग हैं। नहीं, जीजा थोड़ी बनवाएंगे, यहाँ पर भी कंझाले में जान पहचान है। क्योंकि बेटा जो पॉलिटिकल पार्टी होता है ना, वो चाहता है कि सब लोग वोटर आईडी बनवाए, तभी तो उसको वोट मिलेगा। वो तो पीछे पीछे घूमते बनाने के लिए। बहुत है। आपको बस देखने में ऐसा लगता होगा ना कि मास्टर क्या कहते हैं, मूंगफली बेचने वाला है, तो मास्टर की पहुंच है। देखिए हम तो ज्ञान देते हैं, क्यों? देखिए ध्यान देंगे, आज आपने अपना राज खोल दिया मूंगफली सर, किसको मारने के लिए? जो बच्चे के नट दिमाग के लूज होते हैं। आप ही क्या सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। एक सेकंड पे देखने देना, और क्या है कि कॉन्सेप्ट वो करा दें पहले। कितने पेज स्किप कर दिए, सच्ची बताना तुम। स्किप तो कुछ करिए, मैं देख रहा हूँ। देखिए तो उसके बाद योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन बनी और उसने आगे जाकर के अलग अलग योजनाएं बनाई जिससे देश का विकास हुआ। इसमें उतना मेंशन नहीं, लेकिन फिर मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना कहा जाता था, उसमें एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो बनी, उसमें बड़े बड़े उद्योगों पे ध्यान दिया गया कि जो उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए। भारत में देखो, किसी भी उद्योग का बैकबोन क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आपके पास आयरन स्टील इंडस्ट्री है तो उसी से कोई ना कोई मशीन बना सकते हो, फैक्ट्री लगा सकते हो। तो भारत में रसिया, अमेरिका, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन, इनकी मदद से बड़े बड़े फैक्ट्रियां उस जमाने में लगाए गए, जवाहरलाल नेहरू के समय में।
अभी भी वो है, सरकारी कंपनियां हैं। और इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब तो बहुत सारे इंडस्ट्री बन चुकी है। तब देश का डेवलपमेंट हो ही चुका है और इस डेवलपमेंट में बहुत अधिक समय लगा, बहुत सरकारें बदली और धीरे धीरे काम हुआ समय के हिसाब से। पहली और बड़ी कौन सी थी? देखिए बोकारो है, भिलाई है, राउरकेला है, ये सब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी। भारत में सबसे पहले लौह इस्पात के कारखाने, आयरन और स्टील का, आयरन का जो कारखाना होता है ना वही लगाया गया, उसके बाद ही और कोई कारखाना लगाया गया। और इससे भी पहले बेटा हम लोग, हाँ सॉरी मैं बताना भूल गया, 1907 में, ठीक है, झारखंड में, ठीक है, जमशेदपुर एक जगह है जिसको बोकारो कहते हैं, वहां पर टाटा ने, जमशेदजी टाटा है ना, उन्हीं के नाम पे जमशेदपुर नाम पड़ा है उनका। जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने आयरन स्टील की फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है। और वही बढ़ते बढ़ते आज देखो टाटा कितना बड़ा कंपनी हो गया और उसके बाद भारत सरकार ने भी बाद में बहुत सारे फैक्ट्रियां लगाई, इस तरह से हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ तो पूरे दुनिया में दो ही सुपर पावर थे, एक था अमेरिका और दूसरा था यूएसएसआर या सोवियत संघ। अब यूएसएसआर या सोवियत संघ आपको 12वीं क्लास में पढ़ना है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं इसमें क्या है। सोवियत संघ में रूस सबसे ताकतवर था और रूस के साथ साथ पूर्वी यूरोप या ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देश शामिल थे, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, यूक्रेन, है ना। यूरोप में भी ऐसे नाम नहीं, कजाकिस्तान तजाकिस्तान तो ये एशिया कहते हैं, मध्य एशिया के। और यूक्रेन, जॉर्जिया, अल्बानिया, स्लोवानिया, इस तरह से बहुत सारे छोटे मोटे देश थे, वो भी मिल करके सोवियत संघ बनाते थे। और इन दोनों के बीच में हमेशा होड़ मची रहती थी कि हम ज्यादा पावरफुल या आप ज्यादा पावरफुल। ये दुनिया के सभी देशों को चाहते थे कि वो अपने में मिला लें। रशिया और दूसरा कौन? रशिया के साथ बहुत सारे देश थे ना जो सोवियत संघ में शामिल था, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, 5 ये तो मध्य एशिया के थे। उसके बाद जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस, युगोस्लाविया, इस तरह से मैंने 15 देश टोटल थे उसके अंदर। तो भारत ये चाहता था, भारत ये सोचता था कि हम किसी के अंडर में नहीं जाए। अभी तो आजाद हुए हैं, अगर किसी ना किसी गुट में शामिल हो गए तो वो अपने दादागिरी दिखाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। तो इन्होंने गुट निरपेक्षता का आंदोलन चलाया जिसको कहते थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया और भी देश शामिल हुए और ये दुनिया का एक तीसरा संगठन बन गया। माने एक तरफ तो अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था या रसिया वाला गुट, और तीसरा ये हो गया जो नए नए आजाद देश थे एशिया के, अफ्रीका के या दक्षिण अमेरिका के, ठीक है, जो कि अपने आप को ना तो अमेरिकी गुट में शामिल कर रहे थे और ना ही अफ्रीकन गुट, माने कि ये सोवियत गुट में शामिल कर रहे थे। और इस तरह से अपना इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र विदेश नीति की स्थापना की गई। एक श्रीलंका की कहानी है बेटा, वो मैं आपको बता, ठीक है। दीदी लोग को पढ़ाया था पावर शेयरिंग श्रीलंका वाला, याद है अच्छी तरह? बेल्जियम, हाँ बेल्जियम और श्रीलंका वाला याद है ना, श्रीलंका की पूरी कहानी बताई थी, आप लोग भी सुन लीजिए, आपके चैप्टर में, इसीलिए बता। हुआ क्या, जो श्रीलंका भी आपको दिख रहा है, श्रीलंका में देखो दो ही जातियां सबसे अधिक मेन, एक तो है सिन्हली, सिन्हली जो वहां की जाति है श्रीलंका की, और दूसरे हैं तमिल्स जो तमिलनाडु में है ना, वही तमिल्स है। तो वहां पे जो तमिल लोग हैं नॉर्थ श्रीलंका में केवल बसे हुए हैं, ये बहुत कम जनसंख्या में, ज्यादा नहीं है। और इनका जो ट्रेडिशन है वो तमिल ट्रेडिशन है, मतलब जैसे हिंदू धर्म अपना अपनाता है। वहां श्रीलंका की सरकार में ये हुआ कि सिन्हली लोग ज्यादा संख्या में थे, वो बौद्ध धर्म अपनाते थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को नेशनल रिलीजन डिक्लेयर, राष्ट्रीय धर्म। सिन्हली को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देगा, राष्ट्र भाषा, ठीक है। और वहां पे सबसे पहले जब सरकारें आई तो उसने तमिल लोगों को ना तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने दिया, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, सरकारी नौकरी में कोई भी तमिल जा ही नहीं सकता, उनको देश का मानते ही नहीं थे वो। इसी बात को लेकर के LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल, है ना, ये फ्रंट करके बनाया गया, LTTE,
एक आतंकवादी संगठन कह लीजिए या विद्रोही संगठन समझ सकते हैं आप, उन्होंने सरकार के खिलाफ हथियार उठाया और उस सरकार और इस विद्रोही का हेड था प्रभाकरन। इसने क्या किया कि बहुत जगह अटैक करवाए, श्रीलंका आर्मी के खिलाफ भी इसने युद्ध लड़ा, बहुत लंबे समय तक हुआ। तमिल लोगों का हेड था। हमारे भारत में उस दौरान 1984 के बाद 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई और 1984 से 1992 तक के करीब, मतलब ये रहे आपके राजीव गांधी। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उन्होंने इन तमिलों के खिलाफ श्रीलंकाई सरकार को मदद की, सिनली को, ठीक है, और इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। इस बात से दुखी सारे तमिल लोग दुखी हुए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो, आपको तो तमिलों की बात करनी चाहिए ना, आप उनकी बात क्यों कर रहे हो? बड़ी समस्या हुई। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया में जो तमिलनाडु में तमिल्स थे, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये चुनाव रैली करने गए हुए थे राजीव गांधी से। वहीं पर एक बुढ़िया ने है ना बॉम्ब लगा रखा था, वो तमिल, ये एलटीटी की ही थी, और उसने राजीव गांधी को उड़ा दिया बर्फ से। उनके ना चिथड़े नहीं मिले, कट्टों में करके उनके लाश को लाना पड़ा। ठीक है, किसकी? राजीव गांधी की, समझ रहे? तो ये वो संगठन था। 2008 में एक आर्मी ऑपरेशन में प्रभाकरन को मार गिराया गया। लेकिन अब वहां पर जो सरकार बनी है उसमें तमिलों को, सब लोगों को एक डेमोक्रेसी है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ठीक है, और अब सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। 2008 में मैं जब जिस साल दिल्ली आया था उसी साल हम लोग जब न्यूज पेपर पढ़ते तो देखा था 2008, 23 सितंबर 2008, सितंबर में 23 सितंबर 2008। ये मतलब ये नहीं कि हम उस दिन केक काट देंगे। चलिए बेटा, हो गया चैप्टर खत्म। सितंबर के बाद हो सकता है।